जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है ना, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। और हमने उसके ऊपर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी किए और उस टाइप के क्वेश्चंस किए जैसे एग्ज़ाम में तुम्हारे पूछे जाते हैं। क्लियर। अब हम लोग उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साउंड में, है ना, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना। दैट इज़ कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। क्लियर है ना। साउंड वेव्स चैप्टर से जब क्वेश्चन आता है तो तुम्हें 1 2 3 टॉपिक ही हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ना। डॉपलर्स इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव पे क्वेश्चन आता है, बीट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आता है। क्लियर सभी को। तो डॉपलर्स इफेक्ट क्या चीज़ है हम देखते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। जब तक हम सोर्स को चेंज नहीं करते हैं तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है ना, वो चेंज हो सकती है। उसको हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया। एक सोर्स होता है जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है और अगर मैं यहाँ खड़ा होकर के उस साउंड को सुन रहा हूँ तो मुझे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अगर सोर्स और मेरे बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब सोर्स और हम दोनों एक क्या है, सोर्स भी स्टेशनरी है और मैं भी स्टेशनरी हूँ। क्लियर। दोनों रेस्ट पे हैं अगर, तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स प्रोड्यूस करता है वही फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई देगी। सोर्स को भी रेस्ट पे होना ज़रूरी है और मुझे भी रेस्ट पे होना ज़रूरी है। अगर हम दोनों रेस्ट पे हैं, क्लियर, अगर हम दोनों रेस्ट पे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स प्रोड्यूस करेगा वही मुझे सुनाई देगा। बट अगर हमने मोशन करना चालू किया, या सोर्स ने या मैंने या हम दोनों ने, तो जो फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई देगी ना उसमें बदलाव आ सकता है। जो फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो वही प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो सोर्स है ना। मान लो उसके हाथ में एक लाउड स्पीकर है, वो लाउड स्पीकर लेके बोल रहा है तो वो सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, बट मुझे जो सुनाई देगा वो फिर अलग हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, है ना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का, इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है, सेम टू सेम। ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई ऑब्जर्वर इज डिफरेंट देन फ्रीक्वेंसी सेंट बाई द सोर्स, है ना। This phenomenon of change in frequency leads to change in sound and this is known as Doppler's effect. Clear? अगर फ्रीक्वेंसी बदल गई तो आवाज़ भी तुम्हें अलग से सुनाई देगी, है ना। कल हमने एक लेक्चर में सुना था साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, है ना। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो साउंड पतला होता जाता है ना। मोस्टली जो लड़कियों के साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो लड़कों के साउंड से ज़्यादा होती है ना। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ पतली होती है। उस दिन इनफैक्ट जो तुम्हारा फर्स्ट एक कुछ हार्मोनिक तो हमने उस दिन देखा, एक जो फर्स्ट वाले फंडामेंटल हार्मोनिक थे वो तुम्हें सुनाई भी नहीं दिए क्योंकि साउंड थोड़ा लो था। क्लियर। बट बाकी आगे के हार्मोनिक तुम सुन पा रहे होगे, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई थी। क्लियर सभी को। उनका क्या था, उनका फ्रीक्वेंसी हाई था आगे वाले साउंड्स का। तो यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है कि तुम क्या सुन पाए क्या नहीं। मेन पॉइंट क्या है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई मोशन करेगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ और सुनाई देगी तुम्हें। और अलग अलग साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो साउंड तुम्हारे कान में बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी ही पहचान है ना। किसी भी वेव की पहचान कौन है? फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जब तक सोर्स नहीं बदलूंगा मैं तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकता। समझ आया? इसीलिए हर वेव की पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लो अगर मैं इस कमरे में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, जो बाजू वाले कमरे में है ना वो मेरी आवाज़ सुन के बता सकता है कि अंकित सर हैं ये जो पढ़ा रहे हैं वहाँ। क्यों? क्योंकि उसे कान में मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी सेट है उसके। क्लियर। तो तुम जो आवाज़ सुन पाते हो ना, इसका मतलब वो कोई फ्रीक्वेंसी है। मतलब जो मेरा लैरिंग्स है, थ्रोट है, जिसके अंदर जैसा वाइब्रेट करता है तो इस टाइप की आवाज़ निकलती है। अलग अलग लोगों की आवाज़ अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि सबका जो सोर्स है ना, यहाँ पे लैरिंग्स जहाँ पे सोर्स है तुम्हारा, वो अलग अलग वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करता है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, इसलिए सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। क्लियर सभी को ये चीज़? सोचो बनाने वाले ने भी कैसा बनाया है ना, कि सबका अलग वाइब्रेशंस आता है। ठीक है। तो अभी तुम देखो ये डॉपलर्स इफेक्ट कहलाता है। हमें अपने को ज़्यादा उसमें इधर उधर नहीं जाना है टाइम पास में, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आ जाओ। इसमें हम 2 केस स्टडी करेंगे। पहले सबसे पहला है कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ दौड़े तो वेलोसिटी विथ विच साउंड इज रिसीव्ड चेंजेस। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस से तुम्हारे पास एक सोर्स है ना। लेट अस से यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ पे मेरे पास तुम्हारे पास एक ऑब्जर्वर है। क्लियर। अब ये सोर्स क्या कर रहा है, ये एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, लेट अस से एफ, है ना। सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की वो क्या है? एफ, या फिर मैं इसको बोलता हूँ एफ एस। क्लियर। और जो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी पहुँचेगी, क्लियर, उसको मैं बोलूँगा एफ ओ, जो एफ ऑब्जर्वर के पास पहुँचा।
ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ ऑब्जर्वर रन्स टूवर्ड्स द सोर्स, मान लेते हैं मेरा जो ऑब्जर्वर है वो vo स्पीड से भाग रहा है सोर्स की तरफ, सोर्स कहीं नहीं जा रहा, अभी सिर्फ ऑब्जर्वर भाग रहा है, क्लियर। तो क्या होता है, वेलोसिटी विथ विच साउंड इज रिसीव्ड चेंजेस, वो जिस वेलोसिटी से उसको साउंड मिलता है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अभी इस तरफ साउंड मान लेते हैं v स्पीड से जा रहा है ना, मैंने क्या मान लिया, स्पीड ऑफ साउंड को मैंने v मान लिया, मैंने स्पीड ऑफ साउंड को क्या मान लिया, v। तो अब मुझे बताओ, अगर ये नहीं भाग रहा होता तो इसके पास साउंड v स्पीड से ही पहुंचता, बट क्योंकि ये साउंड की तरफ भाग रहा है, मुझे बताओ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, कौन दोनों, साउंड और ऑब्जर्वर, मैं साउंड और ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो वेलोसिटी जिससे उसे साउंड सुनाई देगा, क्या वो v प्लस वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, v प्लस वी नॉट हो जाएगा। समझ आया? वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, v प्लस वी नॉट। ये कैसे आया है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है ना, इसको मैं पूरा कैलकुलेशन से भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो साउंड की वेलोसिटी क्या है, v है, और ऑब्जर्वर की क्या है, माइनस vo है। तो साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर vs माइनस vo होगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, v प्लस वी नॉट बोलेंगे। क्लियर सभी को? ये वैल्यू क्या हो जाएगी, v प्लस वी नॉट, है ना। तो v प्लस वी नॉट से ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, v प्लस वी नॉट से अगर साउंड सुनाई देगा तो हमें क्या पता है कि जो हमारा v होता है ना, v क्या होता है, वो f लैम्डा होता है, क्लियर। तो जो साउंड v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो मुझे साउंड कितने से सुनाई दिया, ऑब्जर्वर को v प्लस वी नॉट से सुनाई दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी सोर्स से आई थी इनटू लैम्डा, है ना, जो फ्रीक्वेंसी सोर्स से आई थी इनटू लैम्डा। अब ध्यान से देखो, है ना, ये फ्रीक्वेंसी सोर्स से आई थी क्या, नहीं, यहाँ पे fs नहीं लिखना है तुम्हें, यहाँ पे f नॉट लिखना है। क्यों यहाँ f नॉट क्यों लिखना है, मेरे को बताओ एक बात। क्योंकि f0 तुम्हें तब लिखना है क्योंकि ये v तुमने क्या कौन सा डाला, जो ऑब्जर्वर को सुनाई दिया, तो फ्रीक्वेंसी भी तुम वही डालोगे ना जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। क्लियर सभी को? ये वो स्पीड है साउंड का जो ऑब्जर्वर को सुनाई दिया, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर साउंड के रिलेटिव भाग रहा है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये फ्रीक्वेंसी भी वही है जो ऑब्जर्वर को सुनाई दिया, क्लियर। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे मुझे बताओ, जो सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस किया है ना, क्या ये fs इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इंटू लैम्डा होगा, है ना। स्पीड ऑफ साउंड f इक्वल टू, सॉरी, v इंटू लैम्डा नहीं, v बाई लैम्डा, है ना, v बाई लैम्डा। क्लियर सभी को? तो यहाँ से मैं लैम्डा का फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई fs। तो मैं यहाँ पे f नॉट इंटू लैम्डा क्या है, v बाई fs। तो यहाँ से मुझे f नॉट का एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला, v प्लस वी नॉट बाई v इंटू fs। तुम्हें इसे रटना नहीं है, क्लियर। तुम्हें क्या बात रटना है, तुम्हें ये रटना है कि जब ऑब्जर्वर दौड़ता है सोर्स की तरफ तो रिलेटिव स्पीड चेंज कर जाता है, जब ऑब्जर्वर दौड़ता है सोर्स की तरफ तो रिलेटिव स्पीड चेंज कर जाता है। ये बात याद रहेगा, है ना, वेलोसिटी विथ विच साउंड रिसीव्ड चेंजेस, ये एक बात रटना है। दूसरा तुम्हें क्या रटना है कि जब मैंने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखा, वो जो फ्रीक्वेंसी उसने प्रोड्यूस की इनटू सम फ्रैक्शन आया जिसमें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी न्यूमरेटर में आई है ना, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किधर आई है, न्यूमरेटर में। मतलब जो भी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो समथिंग इनटू जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया गया था वो होगा। अब तुम यहाँ पे वी नॉट को जीरो डालो इस फॉर्मूले में। अगर तुमने वी नॉट को जीरो डाल दिया, मतलब अगर ये दौड़ नहीं रहा होता तो v बाई वी 1 हो जाता, मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने सुनी वो क्या हो जाता, सेम। तो उस केस में तुम्हारा एफ नॉट इक्वल टू fs होता। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इस लाइन को याद रखना है ना, ये जो फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट, अगर सोर्स दौड़ेगा तो क्या होगा, है ना, ध्यान से देखो। अगर सोर्स दौड़ेगा तो क्या होगा, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा ऑब्जर्वर है। लेट अस से मेरा सोर्स भाग रहा है vs से, है ना, सोर्स भाग रहा है कितने से, vs से, क्लियर। अब क्या होगा, जब जो इसने वेव क्रिएट किया है ना, सोर्स ने
मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड v है ना, स्पीड ऑफ साउंड हमारा कितना है v, वही हमने बार बार अज्यूम किया है ना, क्या अज्यूम किया हमने, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू v। तो मुझे बताओ ये एक वेवलेंथ इसने ट्रैवल कर गया, मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मतलब इसने v इंटू टी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। बोलो एक वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव इंटू टाइम पीरियड, क्लियर। लेकिन जितनी देर में है ना, जितनी देर में साउंड यहाँ पहुँचा है उतनी देर में तुम्हारा सोर्स भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गया होगा, है ना। सोर्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया होगा बताओ मुझे। सेम टाइम में सोर्स ने Vs इंटू टी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना, जितने देर में साउंड ने V इंटू टी ट्रैवल किया, सोर्स ने Vs इंटू टी ट्रैवल किया होगा। तो अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, अब ऑब्जर्वर कहीं नहीं जा रहा, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो इफेक्टिव वेवलेंथ है वो सिर्फ इतना ही है, Vt माइनस Vst, क्योंकि उसे सोर्स यहाँ दिखाई देगा जबकि वेव यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इस चीज़ को हम लैम्डा इफेक्टिव बोलते हैं, क्लियर। और ये लैम्डा इफेक्टिव किसके इक्वल होता है, लैम्डा इफेक्टिव होता है Vt माइनस Vst, मतलब V माइनस Vs इंटू टी, क्लियर। अब ये टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम पीरियड यहाँ से जो वेव प्रोड्यूस हुआ उसका टाइम पीरियड है। तो मुझे बताओ ये जो वेव प्रोड्यूस हुआ ये t इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होगा ना, या फिर फ्रीक्वेंसी जो सोर्स ने प्रोड्यूस किया वो 1 बाई टी होगा। तो ये एक ही बात है, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डालूंगा, क्या, v माइनस Vs और t क्या है 1 बाई Fs, क्लियर। अब ये वो लैम्डा है जो किसने सुना, ये वो लैम्डा है जो ऑब्जर्वर ने सुना। तो मुझे बताओ क्या लैम्डा इफेक्टिव v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या होता है v बाई एफ। इसका मतलब ये क्या है, ये है v बाई वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर ने सुनी, क्योंकि इफेक्टिव लैम्डा किसको फील हुआ, ऑब्जर्वर को, क्योंकि जब तक वेव यहाँ पहुँचा था तब तक सोर्स यहाँ पहुँच चुका था। तो उसे क्या लगा, है ना, ये रेड वाला एरो मेरा थोड़ा पीछे तक रहेगा, उसे क्या लगा कि सोर्स यहाँ खड़ा है और वेव यहाँ पहुँचा है, तो उसे लगा कि इतना ही वेवलेंथ है ना, लैम्डा इफेक्टिव के बराबर, क्लियर। तो वो क्या हो जाएगा v बाई एफ नॉट, एफ नॉट क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी उसे फील हुई, क्लियर सभी को ये चीज़। तो जो फ्रीक्वेंसी उसे फील हुई वो v बाई एफ नॉट हुआ। इस बार ऑब्जर्वर नहीं दौड़ रहा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है ना। v इक्वल टू एफ लैम्डा से लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, v बाई एफ नॉट। तो यहाँ से तुम्हारे एफ नॉट का फॉर्मूला बन गया। ध्यान से देखो एफ नॉट का फॉर्मूला क्या बना, एफ नॉट का फॉर्मूला बना v बाई v माइनस Vs इंटू Fs। इसमें भी तुम्हें क्या रटना है कि जब सोर्स दौड़ेगा तो उस पर्टिकुलर केस में फिर से जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगा वो समथिंग मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स ने प्रोड्यूस किया था, और वो जो समथिंग है उसमें सोर्स का टर्म आया और सोर्स का टर्म डिनोमिनेटर में आया। ऑब्जर्वर का टर्म v प्लस वी नॉट ऊपर आया था, है ना, प्लस आया कि माइनस आया अभी बिल्कुल नहीं सोचना है तुम्हें, अभी बस ये सोचो कि ऑब्जर्वर ऊपर आया था, सोर्स का टर्म नीचे आया, है ना। देखो v माइनस वी एस हो गया ना। और एक चीज़ क्या इंटरेस्टिंग है, वी एस यहाँ जीरो कर दो अगर तुम, तो v बाई वी 1 हो जाएगा, तो एफ नॉट इक्वल टू एफ एस आ जाएगा ना। इसका मतलब अगर ये सोर्स नहीं दौड़ रहा होता तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगता कि वही सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती जो कि उसने सोर्स ने क्रिएट की थी, क्लियर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट तुम्हें याद रखना है, क्या, कि जो फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स दौड़ रहा है तो इफेक्टिव वेवलेंथ चेंज होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा में से क्या चेंज होता है, इफेक्टिव वेवलेंथ। और अगर ऑब्जर्वर दौड़ रहा है तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होती है जिसमें साउंड ऑब्जर्व होता है। ये दोनों लाइन तुम्हें रट के रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने उसकी समरी लिखी है, अगर एक, हाँ अब ध्यान से देखो तुम्हें ना, ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है, ठीक है। समरी यहाँ नहीं लिखी है, समरी मैंने तुम्हें पीछे बताई, ये नए पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो। जब तुम रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हो, ट्रेन अगर आकर के गुजर रही है वहाँ से, है ना, तो जब ट्रेन तुम्हारे पास आ रही होती है तो तुम्हें एक हॉर्न की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती जाती है तुम्हें लगता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, आवाज़ तेज़ होता जाता है। बट जैसे ही ट्रेन तुम्हें क्रॉस करके चला जाता है तो फिर उस ट्रेन का जो हॉर्न है उसका फ्रीक्वेंसी लो होता जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि हॉर्न बजा रखा है ट्रेन का किसी ने, है ना, तो वो करके आएगा और वो करते निकल जाएगा दूर, ऐसा सबने ऑब्जर्व किया है। तो उसके ऊपर ये पॉइंट लिखा है, क्या, अगर एक दूसरे की तरफ मोशन हो रहा है, जैसे ट्रेन तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, तुम्हें पटरी पे खड़े नहीं रहना, तुम्हें ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना है। अगर ट्रेन तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, तुम्हें क्या लगेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और जब ट्रेन तुमसे दूर जाएगा तो तुम्हें क्या लगेगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो तुम्हें ये 2 लाइन याद रखना है,
जब भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ जाएंगे उसके कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। जब भी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे तो उससे फ्रीक्वेंसी कम होगा। याद रहेगा ये पॉइंट, यही दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगर मूव्स अवे फ्रॉम वन अनदर तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाता है, जो ऑब्जर्वर को सुनाई देता है ना। सोर्स को सुनाई नहीं देना, ऑब्जर्वर को सुनाई देना। वो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, समझ आई बात। और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, ये दो लाइन याद रहेगी। तीसरा पॉइंट, ऑब्जर्वर में न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर का टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में सोर्स का। जैसे यहाँ हो रहा था, सोर्स का टर्म हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ऑब्जर्वर का टर्म हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। कब प्लस होगा कब माइनस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, इन सब के हेल्प से अब हम डॉपलर्स इफेक्ट के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तुम्हें बस इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। क्या, एक दूसरे की तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर का टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में सोर्स का। याद रहेगा। एक मैथ्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, अगर कोई फ्रैक्शन है p/q, अगर इस फ्रैक्शन को मुझे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है ना, तो मुझे बताओ टू इंक्रीज फ्रैक्शन, क्या जो मैं ये 2 पॉइंट लिख रहा हूं ये सही है कि p को बढ़ना पड़ेगा और q को कम होना पड़ेगा? फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए p/q की वैल्यू में न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। समझ आया। सिमिलरली टू डिक्रीज फ्रैक्शन, अगर मुझे ये वैल्यू कम करनी है ना, इस वैल्यू को रिड्यूस करना है, तो p को क्या करना पड़ेगा, कम, और q को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिक मैथ्स की बात सभी को आती है। एक नंबर है, अगर 3/5 एक नंबर है, अगर 3/5 को मुझे छोटा करना है तो मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को बढ़ा दूंगा ना। अगर मैंने 3/6 कर दिया तो 3/6 3/5 से छोटा हो जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर बढ़ाने से फ्रैक्शन कम होता है, न्यूमरेटर बढ़ाने से फ्रैक्शन बढ़ता है। ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो इन बातों के साथ अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपने डॉपलर्स इफेक्ट के सारे फॉर्मूले, जिसमें भी कि तुम्हें एक भी रटना नहीं है। समझ आया, एक भी फॉर्मूला तुम्हें रटने का जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो केसेस क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इधर मैं ऑब्जर्वर बना रहा हूँ और इधर सोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले केस में मान लेते हैं ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स ना, मैं थोड़ा काम करते हैं, सोर्स इधर लिखते हैं, ऑब्जर्वर इधर, है ना। क्लियर, किधर भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है। सेकेंड केस में सोर्स अभी भी रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है। थर्ड केस में सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। फोर्थ केस में सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है ना। ये फोर्थ केस था। फिफ्थ केस में सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर भी इधर भाग रहा है। सिक्स्थ केस में सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है। क्लियर। फिर सेवेंथ केस में सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है। एट्थ केस में सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है। तो जितने भी और भी केस बन सकते हैं, अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। बट वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेन तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये इक्वेशन लिखवाना चाहता हूँ और तुम खुद से लिख पाओगे। ध्यान से देखो, है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी एक टेबल बना रहा हूँ, है ना। अब देखो तुम, सोर्स और ऑब्जर्वर मैंने बना रखे हैं, क्लियर। तो मुझे जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, है ना, वो क्या होगा, उसका टेबल बनेगा। तुम्हें पता है जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू क्या होता है, सम फ्रैक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सम फ्रैक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। और तुम्हें पता है ऊपर भी स्पीड ऑफ साउंड आता है और नीचे भी स्पीड ऑफ साउंड आता है। देखो ये दोनों बार में आया था ना स्पीड ऑफ साउंड v, देखो ऊपर भी v आएगा, नीचे भी v आएगा, यहाँ भी ऊपर भी v आएगा, नीचे भी v आएगा। तो v दोनों ऊपर नीचे तुम लिख दोगे। अब सोर्स का टर्म डिनोमिनेटर में है, ऑब्जर्वर का न्यूमरेटर में। तो अब तुम क्या देखोगे, एक एक करके दोनों के बारे में सोचो। फर्स्ट केस, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, सोर्स इधर है, याद रखना ना। सोर्स लेफ्ट साइड खड़ा है, ऑब्जर्वर राइट। लेफ्ट राइट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी तरफ जा रहा है कि उससे दूर भाग रहा है। अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर का टर्म मुझे न्यूमरेटर में लिखना है। क्या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है? हाँ, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है। तो दूर भागने से फ्रीक्वेंसी कम होती है,
तो मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ v माइनस वी नॉट करना चाहिए? करना चाहिए ना मुझे, ताकि वो फ्रीक्वेंसी टोटल कम हो जाए। ये बन गया तुम्हारा पहला केस का फॉर्मूला। समझ आया? न्यूमरेटर को मुझे रिड्यूस करना था, है ना। क्यों रिड्यूस करना था? क्योंकि नेट एफ नॉट रिड्यूस होना चाहिए। याद रखना, एफ नॉट रिड्यूस होना चाहिए, है ना। तो अगर एफ नॉट रिड्यूस होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वर का टर्म न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर को कम करेंगे तभी तो टोटल फ्रैक्शन कम होगा, तो इसीलिए मैंने माइनस कर दिया। क्लियर सभी को? अब देखो सेकंड केस, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भाग रहा है। तो सबसे पहला तुम ये काम करोगे, ये फ्रैक्शन लिखोगे, ऊपर नीचे v लिखोगे fs। ऑब्जर्वर का टर्म आएगा, सोर्स का नहीं है। यहाँ भी सोर्स का टर्म क्यों नहीं आया? क्योंकि सोर्स रुका हुआ है। जब सोर्स भागेगा तो सोर्स का टर्म आएगा। अभी ऑब्जर्वर भाग रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वर का टर्म आ रहा है। अब ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी मुझे बढ़ाना है और ऑब्जर्वर ऊपर होता है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को बढ़ाना है तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा? वी नॉट ऐड करना पड़ेगा। ये सेकंड केस का फॉर्मूला आ गया। 2-3 केस और देखो, है ना, शांति से बिल्कुल बैठ के देखो। सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? सबसे पहला काम तुम करोगे, ऊपर नीचे v लिख लोगे और इनटू fs कर दोगे। क्लियर? अब ऑब्जर्वर का कोई टर्म नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे, सोर्स का टर्म आएगा। सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो जब एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो मुझे इस रेशियो को बढ़ाना है। और सोर्स का टर्म कहाँ आएगा? हमेशा डिनोमिनेटर में, है ना। तुम्हें vs लिखना है, तुम डिनोमिनेटर में लिखोगे स्पीड ऑफ सोर्स। अब मुझे बताओ, मुझे इस फ्रैक्शन को बढ़ाना है या कम करना है? सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो मुझे फ्रैक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि उसकी तरफ जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। और फ्रैक्शन को बढ़ाने का तरीका क्या है? न्यूमरेटर को छोटा कर देना, इसीलिए v माइनस वीएस आया। समझ आया? नेक्स्ट देखो, फिर से सम रेशियो, ऊपर v नीचे v इंटू एफ एस। ऑब्जर्वर रेस्ट पे, कोई टर्म नहीं, सोर्स देखो ऑब्जर्वर यहाँ है, सोर्स उधर भाग रहा है, तो मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी कम करनी है, मतलब मुझे रेशियो कम करना है। सोर्स का टर्म डिनोमिनेटर में आता है ना, सोर्स का टर्म कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। तो टोटल रेशियो यदि मुझे कम करना है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं v प्लस वी एस लिखूंगा। डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा तब तो टोटल रेशियो कम होगा, है ना, तभी तो रेशियो कम होगा। और रेशियो कम क्यों होना था? क्योंकि सोर्स दूर भाग रहा है। समझ आया? अब जब दोनों भागते हैं तो क्या होता है? आ जाओ, कुछ नहीं होता है, जो पहले हो रहा था वही होगा। देखो, ऊपर v नीचे v इंटू एफ एस। अब एक एक करके ऑब्जर्वर को पहले देखते हैं ना। ये ऑब्जर्वर है ना, ये हमारे ऑब्जर्वर के टर्म्स हैं और ये सोर्स है। क्लियर? ऑब्जर्वर बताओ, सोर्स लेफ्ट में है और ऑब्जर्वर राइट भाग रहा है ना। तो ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर के कारण फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो तुम क्या करोगे? तुम v माइनस वी नॉट करोगे। समझ आया? सोर्स क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है, तो सोर्स के कारण फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सोर्स के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में होता है, तो रेशियो को बढ़ाने के लिए मुझे v माइनस वी एस करना पड़ेगा ना। ये मत सोचना बढ़ेगी तो v प्लस वी एस कर दिया, तुम्हें पूरा रेशियो बढ़ाना है, तो डिनोमिनेटर में करोगे तो कम करना पड़ेगा ना, है ना। डिनोमिनेटर को कम करेंगे तभी तो पूरा रेशियो बढ़ेगा, तो v माइनस वी एस। ये वाला देखो, 7th 8 तुम खुद से करोगे। क्लियर? आओ, ऊपर v नीचे v एफ एस। ठीक है, बोलो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है ना, तो मुझे बढ़ाना है न्यूमरेटर को, है ना, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है ना, सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सोर्स जो है वो रेशियो को बढ़ाएगा, इसका मतलब ये अभी भी v माइनस वी एस होगा, क्योंकि मुझे टोटल रेशियो बढ़ाना है। अब 7th और 8th स्क्रीन पॉज करके खुद से करो, फिर देखना कि मैंने क्या फाइनल आंसर लिखा। चलो आ जाओ, सब अपना अपना आंसर मैच करो। ठीक है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लिख करके छोड़ूंगा। ऑब्जर्वर इस तरफ भाग रहा है सोर्स की तरफ, तो v प्लस वी नॉट, सोर्स दूर जा रहा है v प्लस वी एस। क्लियर? सबसे लास्ट वाला, अब नहीं समझ आएगा, खुद से सोचोगे। सर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है, सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है। ये है तुम्हारे लास्ट के दोनों के आंसर, है ना। नहीं समझ आया? फिर से सुनो मेरा एक्सप्लेनेशन, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना, जो कई स्टूडेंट्स बैठ के रटते रहते हैं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसको याद रखना। क्लियर सभी को ये चीज़? तो ये डॉपलर्स इफेक्ट का तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर हम लोग चालू करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फटाफट न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, है ना, बिल्कुल। इक्वेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन तुम करोगे और भावनाओं को अच्छे से समझोगे।
फाइंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन कार अप्रोचेज एंड क्रॉसेज द ऑब्जर्वर। ये हमारा ऑब्जर्वर है, कार आएगा और इसको क्रॉस करेगा। ये कार के सामने नहीं खड़ा, कार इसको उड़ा नहीं रहा, ये ऐसे साइड में खड़ा है, कार आकर के ऐसे गुजर रहा है। समझ आई बात है ना। तुम लोग बच्चे खुराफाती हो, तुम क्या सोचोगे, सर ऑब्जर्वर तो मर जाएगा आगे जाने के बाद, तो क्या सुनेगा बेचारा, सुनेगा वो, है ना, वो मरेगा नहीं। फाइंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन कार अप्रोचेज एंड क्रॉसेज द ऑब्जर्वर। वो क्या पूछ रहा है, जब कार ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है तब की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, और जब कार ऑब्जर्वर को क्रॉस कर जाएगा तब की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, उसमें कितने का चेंज आएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो अप्रोच कर रहा है तब क्या होगा, है ना, जब अप्रोच कर रहा है तब क्या होगा। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये सोर्स है ना, जब वो अप्रोच कर रहा है तो तुम्हारे पास एक सोर्स है और तुम्हारे पास एक ऑब्जर्वर है। सोर्स क्या कर रहा है, 50 मीटर्स पर सेकेंड से आगे भाग रहा है, और इसने फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट कर रखी है, 500 हर्ट्ज। अभी से हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे सब में हम स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड अज्यूम करेंगे, जस्ट कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। क्लियर सभी को ये चीज़। फाइनल एग्जाम में तुम्हें जो स्पीड ऑफ साउंड एग्जाम में क्वेश्चन में देगा तुम वो यूज़ करोगे। क्लियर सभी को ये चीज़। तो 500 हर्ट्ज और सोर्स 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो अप्रोच हो रहा है। ऑब्जर्वर कहीं नहीं भाग रहा है, ये रेस्ट पर है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर, डायग्राम बना है, ये अगर भाग रहा होता तो ऐसी स्पीड इसके ऊपर भी लिखी होती, बट वो रेस्ट पर है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी f0 जब अप्रोच कर रहा है, तो ये सम रेशियो ऑफ fs होता है। तो fs क्या होता है, 500 होगा, है ना, सम रेशियो ऑफ fs। तो fs की वैल्यू मैंने डायरेक्ट डाल दी। अब ध्यान से देखो, पीछे वाला फॉर्मूला नहीं देखने की जरूरत है, मैंने पीछे क्या किया, जो मैंने बोला वो याद रखो। ऊपर नीचे स्पीड ऑफ साउंड लिखो, 300 और 300। अब सोर्स का टर्म लिखना है ना, सोर्स जा रहा है उसकी तरफ, सोर्स होता है डिनोमिनेटर में, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मुझे टोटल रेशियो बढ़ाना है, तो मैं इसमें नीचे से 50 माइनस करूंगा, खत्म। ये वैल्यू आई तुम्हारी अप्रोच करते टाइम जो से फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ये वैल्यू कितनी आएगी, 300/250, 6/5 × 500 है ना, तो 6/5 × 500 क्या हो जाएगा, थोड़ा पीछे करते हैं कैलकुलेशन इधर करके, है ना, ताकि हम पूरा एक पेज में कर पाएँ। बोलो 600 हर्ट्ज हो जाएगा, ये 6/5 × 500 600 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को तब सुनाई देगी जब ये कार इसकी तरफ आ रहा है। अब जब ये कार इसको क्रॉस कर जाएगा तब क्या होगा, है ना, जब कार इसे क्रॉस कर जाएगा, ध्यान से देखो, है ना, जब कार इसे क्रॉस कर जाएगा, कार यहाँ पहुँच गया, समझ आई बात। अब कार अभी भी कितनी स्पीड से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब क्या केस बनेगा देखो, है ना, अब इस केस में तुम्हारा ऑब्जर्वर किधर है और सोर्स किधर है। ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर ऑन द लेफ्ट और सोर्स किधर है, ऑन द राइट। मैं काम करता हूँ इसके नीचे ही ड्रॉ करता हूँ, है ना, ये है मेरा ऑब्जर्वर और ये है मेरा सोर्स। सोर्स आगे की तरफ भाग रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, और हॉर्न वही है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, 500 हर्ट्ज, ये अभी भी 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हॉर्न बजा रहा होगा। क्लियर। तो अगर ये 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हॉर्न बजा रहा है ना, कौन बजा रहा है वो दिखाई तो नहीं दे रहा, बट कार बजा रहा है ना, कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है, तो 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अभी भी होगी। क्यों, क्योंकि हॉर्न थोड़ी चेंज कर गया। हाँ, जो फ्रीक्वेंसी इस भाई को सुनाई देगी वो बदल जाएगा। तो बताओ क्या इक्वेशन लिखूँ मैं, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू सम रेशियो ऑफ fs। तो fs कितना होगा, 500। ये सोर्स है मेरा, ऊपर भी 300 नीचे भी 300। बोलो, ऑब्जर्वर तो अभी भी रेस्ट पे है, सोर्स भाग रहा है, तो अगर सोर्स दूर जा रहा है मतलब टोटल रेशियो मुझे इंक्रीज करना है, तो मैं नीचे में 50 ऐड करूँगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 6/7 × 500, है ना, 6/7, 300/350 तो 6/7, मतलब 3000/7 हर्ट्ज। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, ऑब्वियसली 600 बड़ा है 3000/7 से, वो देख के पता चल रहा है। चेंज फ्रीक्वेंसी होगा 600 - 3000/7, है ना। चेंज इन फ्रीक्वेंसी खुद कैलकुलेट करके आंसर लिख लो तुम लोग, है ना, 600 - 3000/7 मतलब 1200/7। डेसिबल में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1200/7 हर्ट्ज। क्या तुम पूरी अच्छे तरीके से भावनाओं को समझ पाए हो, है ना। बस तुम्हें केसेस समझने, जब वो उसकी तरफ आ रहा था, है ना, जब ये पहला केस था, जब वो उसकी तरफ आ रहा था तो ये कैलकुलेशन है। जो ऑब्जर्वर को सुनाई दिया वो 600 हर्ट्ज है।
जब ये उससे दूर भाग रहा है ना, जब ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है तो ये उसका कैलकुलेशन है। क्लियर? तो ऐसा वाला डॉट डायग्राम बना लिया करो हर बार, है ना, ऑब्जर्वर सोर्स का। तो तुम ज़्यादा इजीली, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना कि वो दूर भाग रहा है कि पास जा रहा है, तो ऐसा डायग्राम बता करो, पता चल जाएगा। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होकर के जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो क्या है, उसकी थ्योरी यहाँ लिखी हुई है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्वेश्चन में ना ये मान लो एक दीवार है, वॉल है, वॉल या फिर क्लिफ, है ना। एग्जाम में जो टर्म यूज होता है बुक के क्वेश्चंस में, वॉल और क्लिफ। क्लिफ क्या होता है? क्लिफ होता है जो बहुत ऊंची एक पहाड़ी है ना, खाई, ऊपर से तुम नीचे देखो खाई, तो मतलब तुम खाई में चल रहे हो और सामने तुम्हारे पहाड़ी खड़ी है। तो ये जो ड्राइवर हॉर्न बजाएगा ना, ये आवाज़ यहाँ टकराती है और रिटर्न आती है, इको होता है ना, इको। तो ये जो इको इसके पास रिटर्न आता है ना, आवाज़ गया और वापस आया। क्लियर? तो इसको अपनी वही फ्रीक्वेंसी वापस से सुनाई देती है। इसने 500 हर्ट्ज क्रिएट किया, साउंड गया और टकरा के वापस आया, तो इसको वापस से हॉर्न सुनाई देता है। तो जो वापस से हॉर्न सुनाई देता है, अब वो इस सेम फ्रीक्वेंसी का सुनाई देता, कुछ और फ्रीक्वेंसी का सुनाई देता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल। कैसे सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व किया जाता है। जब ये हॉर्न बजाएगा, आवाज़ जाएगी कार से इस वॉल तक, टकराएगी। जब ये आवाज़ टकराई उस वक्त क्या हुआ, ये सोर्स है और ये दीवार ऑब्जर्वर है, क्योंकि उस तक आवाज़ आ रही है। क्लियर? अब जब आवाज़ टकरा के रिटर्न जाएगी तो अब आवाज़ इसके पास गई, ड्राइवर को सुनाई देगी, लेकिन आ तो दीवार से रही है, तो उस केस में दीवार सोर्स हो जाएगा और कार ऑब्जर्वर हो जाएगा। क्लियर सभी को? आओ इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो कार तुम्हारा है ना, वो इधर है और वॉल इधर है। तो कार जो है वो सोर्स है और वॉल जो है वो ऑब्जर्वर है। और मूव कौन कर रहा है? सोर्स मूव कर रहा है। कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से। और उसने एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रखी है सोर्स ने, 500 हर्ट्ज की। तो इस पर्टिकुलर केस में जो वॉल को सुनाई देगा वो कितना सुनाई देगा? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय वॉल विल बी सम रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। तो अब ध्यान से देखो, V बाई वी 300 बाई 300 लिख दोगे, 300 बाई 300। अभी सोर्स मूव कर रहा है 30 से, ऑब्जर्वर की तरफ कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो डिनोमिनेटर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा? -30। क्लियर सभी को? तो ये 10 बाई 9 इंटू 500, 5000 बाई 9 हर्ट्स, है ना। कितनी वैल्यू आ गई? 5000 बाई 9 हर्ट्स। ये वो फ्रीक्वेंसी आई जो दीवार को सुनाई दी, क्योंकि दीवार ऑब्जर्वर है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, तुम्हारा कार अभी भी इस साइड में है, दीवार अभी भी इस साइड में है, लेकिन अब दीवार सोर्स हो जाएगा और कार ऑब्जर्वर हो जाएगा, तभी तो इसको सुनाई देगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ना, Fs, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? उतना, 5000 बाई 9। ये बात समझ आया तुम्हें? जो दीवार को सुनाई देगा, जो दीवार से आके टकराएगा, वही रिटर्न जाएगा। समझ आया? टकराया और रिटर्न गया, तो दीवार के तक अगर 5000 बाई 9 पहुंचा है तो रिटर्न भी 5000 बाई 9 जाएगा। मतलब दीवार जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है? 5000 बाई 9। क्लियर? तो सेकंड केस में सोर्स फ्रीक्वेंसी 5000 बाई 9 हो गई। मतलब जो फ्रीक्वेंसी दीवार तक पहुंची है वही फ्रीक्वेंसी दीवार वापस भेजेगा। क्लियर? अब यहाँ पे फिर से बताओ, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अब कितना होगा इस केस में? वो होगा फिर से सम फ्रैक्शन ऑफ, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना है? 5000 बाई 9। क्लियर? 5000 बाई 9। तो ये क्या आया तुम्हारा? Fs की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? सॉरी, Fs तो वैल्यू हमने डाल दिया, ऊपर नीचे साउंड की स्पीड 300। बोलो अब क्या हो रहा है? इस साइड से जा रहा है आवाज़, है ना, इधर से जा रहा है, बट क्या वॉल मूव कर रहा है? नहीं। कार लेकिन अभी भी मूव कर रहा है, कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से। अब कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर, क्योंकि इस केस में कार ऑब्जर्वर है। तो तुम क्या लिखोगे? देखो, दीवार मूव नहीं कर रहा, दीवार अपनी जगह पे है ना,
दीवार तो फिक्स है, क्लिफ वॉल ये सब फिक्स रहता है, तो ऑब्जर्वर और अब ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर, तो इस बार इसमें किसका टर्म आएगा, अब ऑब्जर्वर का टर्म आएगा, है ना। पहले किसका टर्म आया था, सोर्स का, क्यों, क्योंकि फर्स्ट केस में ये सोर्स था और ये ऑब्जर्वर, सेकंड केस में ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर, तो अभी भी कार मूव कर रहा है, तो अब कार ऑब्जर्वर है, तो अब वहाँ पे ऑब्जर्वर का टर्म लिखोगे। क्लियर, तो कौन सोर्स है कौन ऑब्जर्वर पहचानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने एस ओ और एस ओ लिखता हुआ चल रहा हूँ। क्लियर, तो अब कार ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये इसकी तरफ जा रहा है दीवार के, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +30। क्लियर सभी को, तो ये 11/300 है ना। तो अभी तुम ध्यान से देखो, इससे तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना। इस पर्टिकुलर से तुम्हें जो फाइनल फ्रीक्वेंसी इस भाई को सुनाई देगी वो मिल जाएगी। क्लियर सभी को, तो अब तुम यहाँ से आंसर निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसका ना तुम्हें बुक्स में एक फॉर्मूला मिलेगा, तुम ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये क्या है, ये टर्म है V/V - Vs इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी Fs। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो इसने सुनाई, Fs, है ना, ये वही है ना, V/V - Vs इंटू Fs। अब यही 5000/9, यही वो टर्म 5000/9 आया जो तुमने यहाँ पे डाल दिया। तो बुक में फॉर्मूला क्या डालते हैं, ये जो फाइनल ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है ना, FO फाइनल, ये क्या है, V प्लस ये क्या है बताओ, ये है वेलोसिटी ऑफ कार, है ना, जो कार आगे चल रहा है। क्लियर, तो मैं उसको लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ कार डिवाइडेड बाई, है ना, वो एक्चुअल तुम्हारा सोर्स था, है ना, वेलोसिटी ऑफ कार तुम्हारा सोर्स था, डिवाइडेड बाई V होल मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा टर्म, ये वही पूरा टर्म ना 5000/9, तो क्या हो जाएगा, V/V - Vs, है ना, यहाँ पे मुझे इसे Vs ही लिखना चाहिए। क्लियर, V + Vs, यहाँ पे एक्चुअल सोर्स कार है, डिवाइड बाई V - Vs, तो यहाँ पे क्या होगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे वैल्यू क्या आई तुम्हारी, F0 = V + Vs/V, V + Vs/V इंटू 5000/9, हाँ, इंटू ये वैल्यू इंटू Fs करोगे ना 500, तो इंटू Fs। तो तुम देखो ये जो फाइनल ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया वो क्या आया, V + Vs/V - Vs इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये तुम्हें बुक में एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो अगर तुम इसको रटना चाहते हो तो रट सकते हो। मैंने यहाँ पे वही चीज़ बेसिक स्टेप वाइज कैलकुलेशन से की, बाद में मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर ये कार की वेलोसिटी को मैं Vs लिख दूँ दोनों जगह पे और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को Fs लिख दूँ, तो कार की फ्रीक्वेंसी और V + Vs/V - Vs सेम आंसर आएगा। देखो यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, यहाँ भी वही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आने वाला है तुम्हारा। क्लियर सभी को ये चीज़, अगर तुम करके देखोगे तो जो आंसर तुम्हारा यहाँ से आने वाला है वही आंसर यहाँ से भी आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कंप्लीट करके देखना। ये मैंने तुम्हें क्या समझाया, ये मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला समझाया, और ये मैंने तुम्हें समझाया बेसिक कॉन्सेप्ट से कि स्टेप वाइज करो। फर्स्ट केस में ये सोर्स ये ऑब्जर्वर, सेकंड केस में ये सोर्स ये ऑब्जर्वर, और ये जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कराया ये हर तरीके से काम करेगा। अभी तुम देखो ये दीवार मूव नहीं कर रही, बट अगर मैं इस दीवार को भी मूव करा दूंगा ना तो फिर ये वाला फॉर्मूला चला जाएगा डस्टबिन के अंदर। समझ आई बात? इसीलिए तुम बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा पहला वाला ही याद रखो। बुक में तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा, बट ऐसा मत करना कि सिर्फ इसी को रट लिया, है ना। यहाँ पे तुम अगर 300 + 30/300 - 30 इंटू 500 करो, वही आंसर आएगा जो मैंने प्रोसेस से बताया। क्लियर? तो मेरे वाले प्रोसेस को भी देखो, अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो कि इसी टाइप का हो सेम, तो ये फॉर्मूला रट करके रखना। अदरवाइज अगर दीवार भी मूव करने लगेगी ना तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो फिर तुम्हें इस मेरे वाले बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। क्या? पहले इसको ऑब्जर्वर मानो, और जो ऑब्जर्वर तक फ्रीक्वेंसी पहुंची रिटर्न वही जाएगी। तो सेकंड केस में जो इसको फर्स्ट केस की मिली थी फ्रीक्वेंसी, वही ये वापस से सोर्स फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। इसको फर्स्ट केस से 5000/9 मिला, तो इसने जो भेजा 5000/9 ही भेजा। क्लियर सभी को ये? तो ये इसका एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया। एक हम इसका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे। फाइंड फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द बॉय। ये एक भाई है सड़क पे खड़ा, ये पीछे भाग रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ये कार है ये आगे भाग रहा है 60 मीटर्स पर सेकंड से। तो इसको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, कौन कौन सी पहले ये सोचो। एक तो जो कार से डायरेक्ट इस तक पहुंचेगी, दूसरा जो कार से टकरा के इस लड़के तक पहुंचेगी। बॉय को, ये ड्राइवर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो नहीं निकालना तुम्हें,
इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर, तो टकरा के वापस कार पे ही आया था फ्रीक्वेंसी, मतलब सेकंड केस का जो तुम्हारा ऑब्जर्वर था वो कार ही था। बट इस केस में क्या है, एक फ्रीक्वेंसी इसको डायरेक्ट सुनाई देगी जो इस दिशा में आएगी और दूसरी जो टकरा करके आएगी। तो सबसे पहला अपने लाइन कॉपी के नोट्स में इस बात को लिखो, द बॉय विल हियर टू फ्रीक्वेंसीज, नंबर 1 डायरेक्टली फ्रॉम द कार, नंबर 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्लिफ, है ना, ये क्लिफ है हमारा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्लिफ। क्लियर। तो सबसे पहला उसको पहला फ्रीक्वेंसी कौन सा सुनाई देगा वो हम लोग करते हैं डिस्कस। आ जाओ, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इस भाई को कौन से सुनाई देगी, डायरेक्टली फ्रॉम द कार, है ना। पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कार। तो सबसे पहला डिसाइड करो सोर्स कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। क्लियर। तो इधर हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा सोर्स है। क्लियर, सॉरी। और ऑब्जर्वर कौन है, बॉय, सोर्स कौन है, कार। क्लियर है ना, कि क्या है, क्लिफ या फिर वॉल। अब ऑब्जर्वर किधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर पीछे भाग रहा है 30 से, सोर्स किधर भाग रहा है, सोर्स आगे भाग रहा है 60 से। चलो मुझे बताओ, जो फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी ये सम रेशियो ऑफ सुनाई देगा जो इसने प्रोड्यूस किया। कितना प्रोड्यूस किया इसने, 500। ठीक है ना, वो 500 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ना। इस डायग्राम में जब तुम बनाए करो तो एक काम किया करो, सोर्स के पास इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया करो 500 हर्ट्ज, ताकि तुम जब इक्वेशन ना हो तुमसे गलती ना हो। क्लियर। अब ऊपर नीचे स्पीड ऑफ साउंड डालो, 300/300। अब ऑब्जर्वर का टर्म बताओ, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है तो -30। सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स भी दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर से, तो यहाँ पे +60। समझ आया सभी को क्यों +60 हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि सोर्स दूर भाग रहा था ऑब्जर्वर से, तो मुझे इस रेशियो को कम करना था। कोई भी चीज़ दूर भागता है तो रेशियो कम करना होता है ना। ठीक है, तो बताओ 270/360 मतलब 3/4 × 500। 3/4 × 500 कितना हो जाएगा, 3/4 × 500 हो जाएगा 375 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दी, किसको, बॉय को। ये पहली फ्रीक्वेंसी है जो उसे सुनाई दी। तो दिस इज़ माई वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको मुझे अपने साथ रखना है ना। 375। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी मैं निकालूंगा बोथ। ये पहला आंसर हो गया ना, फाइंड फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द बॉय। ये पहली फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट आंसर। सेकंड जो उसने सुना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, ये है रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिफ वाली फ्रीक्वेंसी, है ना। ये था डायरेक्टली फ्रॉम द कार, अब है रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिफ। आ जाओ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिफ करते हैं। अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिफ दो केसेस में होगा। फर्स्ट केस में क्या होगा, सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है ना। ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, क्योंकि तुम्हें आवाज कहां तक पहुंचानी है, बॉय तक। तो बॉय तक आवाज पहुंचने में क्या क्या हो रहा है, कार से निकल के दीवार पे जा रहा है और फिर बॉय पे आ रहा है, कार टू वॉल टू बॉय। तो हम सबसे पहला पार्ट क्या करने वाले हैं ना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिफ क्या है, कार से वॉल टू बॉय। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे कार टू वॉल। ध्यान से सुनना, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे कार टू वॉल। तो जब आवाज़ कार से वॉल जा रही है तो सोर्स कौन है और ऑब्जर्वर कौन है, इधर कार है, इधर वॉल है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है ना। आवाज़ अभी इधर गई है दीवार पे, बस उतनी की बात कर रहा हूँ मैं, कार टू वॉल, क्योंकि मुझे फाइनल आवाज़ कहाँ पहुँचाना है, बॉय तक। तो कार से दीवार पे जाएगी, दीवार से टकरा के तब जाएगी ना बॉय पे। तो अभी कार टू वॉल का डिस्कशन चल रहा है। अब देखो कार की स्पीड क्या है, 60, कार इधर भाग रहा है 60 से। वॉल की स्पीड क्या है, कुछ नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा। ये सोर्स है, यहीं पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स लिख लो फटाक से भी। पहले कितना सोर्स प्रोड्यूस कर रही है, 500। तो जो दीवार को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कितनी सुनाई देगी, है ना। आओ कैलकुलेट करते हैं जो फ्रीक्वेंसी दीवार को सुनाई देगी। इधर ही करें, किधर करें, राइट साइड में करें, इधर करते हैं। आ जाओ, जो फ्रीक्वेंसी दीवार को सुनाई देगी ऑब्जर्व, वो होगा सम रेशियो ऑफ कितना, जितना सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी अभी कितनी है, 500। तो सम रेशियो ऑफ 500। तो ऊपर 300, नीचे 300। ऑब्जर्वर कौन है, वॉल, कहीं नहीं जा रहा, कोई टर्म नहीं आएगा। सोर्स कौन है, दीवार की तरफ भाग रहा है, तो -60। क्यों,
क्योंकि सोर्स पास जा रहा है दीवार के, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, डिनोमिनेटर बढ़ाना था, तो डिनोमिनेटर को मैंने छोटा कर दिया माइनस करके। अब ये कितना आया 300/240, मतलब 5/4 इंटू 500, तो 5/4 इंटू 500 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 625 हर्ट्ज़। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना ना, आई थिंक वही आएगा 365, नहीं सॉरी 5/6 आया है ना, 5/4 ही आया ना, 300/240, 5/4 हो गया 4, और वो कितना जाएगा 125 इंटू 5, 625 हर्ट्ज़, बिल्कुल करेक्ट। अब इसी का सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में क्या होगा, जब ये वॉल से कहाँ तक जाना है, बॉय तक। अब यहाँ गलती से कार मत ले लेना, वॉल से बॉय, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय द बॉय निकालना है मुझे, तो वॉल टू बॉय। अब क्या होगा, बॉय है मेरा लेफ्ट में, वॉल है मेरा राइट में, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, है ना। बॉय लेफ्ट है, वॉल राइट है, बॉय लेफ्ट वॉल राइट, ठीक है। अब सोर्स कौन, ऑब्जर्वर कौन। अब सोर्स है दीवार और ऑब्जर्वर है बॉय, क्लियर। सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी है 625, है ना। जो दीवार तक पहुंची, है ना, जो दीवार तक पहुंची वही रिटर्न जाएगी ना, जो दीवार तक पहुंची वही रिटर्न जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है सोर्स की, इस बार 625, क्लियर। ये छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ सिली मिस्टेक होता है, बिल्कुल इसमें मिस्टेक नहीं करना है। नहीं समझ आ रहा है तो हल्का सा रुक जाओ, थोड़ी सांस लो, है ना। ये 625 हर्ट्ज़ दीवार तक पहुंचा तो दीवार वापस भी 625 भेजेगा, क्लियर सभी को। अब ऑब्जर्वर है बॉय, सोर्स है दीवार, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अब सुनाई देगी, दिस विल बी सम रेशियो ऑफ 625, ऊपर 300 नीचे 300। सोर्स कहीं नहीं जा रहा, दीवार रुका हुआ है, बॉय भाग रहा है। कितने से, ये तो मैंने बनाया ही नहीं, ये मिस्टेक है। 30 मीटर पर सेकंड लेफ्ट जाएगा ना, ये बनाना बहुत ज़रूरी है ना। ये 30 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट भाग रहा है बॉय, है ना। तो 30 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट भाग रहा है, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो फ्रैक्शन कम करना है मुझे, और ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में आता है, तो -30। तो ये क्या होगा 270/300, मतलब कितना 9/10 इंटू 625। ये तुम्हारा आंसर है, ख़त्म। फाइनल फ्रीक्वेंसी जो बॉय ने हियर किया, कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बॉय ने 2 फ्रीक्वेंसी सुनी, कौन कौन सी। पहली फ्रीक्वेंसी जो उसने सुनी दैट इज़ दिस, कहाँ गया 375। दूसरी फ्रीक्वेंसी जो उसने सुनी वो है दिस। कैलकुलेट करके खुद से वैल्यू निकाल लेना ये कितना आ रहा है, समझ आया। तो ये 2 फ्रीक्वेंसीज़ है जो बॉय सुन रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में और अगर एग्जाम्पल इससे अच्छा और कुछ नहीं बन सकता है ना। कार भी चल रहा है, बॉय भी भाग रहा है ना, और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, क्लियर। तो ये तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन है, इसे एक बार खुद से सॉल्व करना और देखना तुम वो सब कर पा रहे हो या नहीं जो मैंने बोर्ड पे किया, क्लियर। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डॉपलर्स इफेक्ट के और शानदार क्वेश्चंस के साथ। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स, और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।